हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कि सूडो फोर्स के बारे में पढ़ेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। लेकिन ये सारे चीज़ को ना हम लोग थोड़ा दूसरे तरीका से बच्चों पढ़ने वाले हैं। देखो, एक तरीका होता है क्या कि सूडो फोर्स ये है, फॉर्मूला ये है, सवाल में ऐसे लगाते हैं, बनाते हैं, बन भी रहा है, ठीक ठाक है। लेकिन इसमें ना बोरिंग लगता है। एक तो खुद में आप पढ़ोगे ऐसे तो बोरिंग लगेगा, मेरे को भी बोरिंग लगता है। हम लोग वैसे नहीं पढ़ने जा रहे ट्रेडिशनल तरीका से, अलग तरीका से पढ़ेंगे। उसमें क्या होता है ना, रेस्ट्रिक्शन होता है। 5 सवाल बनाऊंगा ना तो 5 ही समझ में आएगा, 6 बताऊंगा तो 6 ही, 7वां में फिर से लगेगा कि अलग तरह से। नहीं, अलग तरीका अगर बदल करके पढ़ें कि सूडो फोर्स क्यों पढ़ते हैं, ऐसा क्या घट गया जिंदगी में कि हमको ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, और ऐसे सवाल बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं ना, नहीं पढ़ेंगे सूडो फोर्स तो क्या हो जाएगा। ये चीज़ अगर फीलिंग जनरेट अगर हो गया तब गजब हो जाएगा। तब क्या है ना, हजारों सवाल आपके सामने रख दिया जाएगा और आप बोलोगे पता है कि इसको तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ये फीलिंग जो है ना आपके अंदर मेरे को जनरेट करना है, ठीक है, जिसमें कि मज़ा आएगा फिजिक्स पढ़ने में। तो फिजिक्स के साथ थोड़ा सा खेलेंगे चलते हैं, खेलना शुरू करते हैं बच्चों, जरा है ना, मस्ती करके पढ़ेंगे। ठीक, पहला सवाल जब कराऊंगा ना, उसके पहले तक जितना बात बोलने वाला हूँ वो सारे चीज़ को अच्छे से सुनिएगा और समझिएगा। उसके बाद सवाल तो जितना दे दिया जाए आप आराम से बना लोगे, ठीक। तो उसकी तो चिंता करना मत आप। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि मान लो कि मैं ना ग्राउंड पे खड़ा हूँ और मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो जिस जगह पर हम खड़ा होकर किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं, यानी उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो, उसका कुछ निकाल रहे हो, नॉर्मल रिएक्शन, एक्सेलरेशन, जो भी जिस जगह पर हम खड़ा होकर के ये करते हैं उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर हम ग्राउंड पर खड़ा हैं तो ग्राउंड कहलाएगा यहाँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कभी मान लो कि कोई लिफ्ट है, वो एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर की ओर कोई एक्सेलरेशन से, उसके अंदर एक ब्लॉक रखा हुआ है और हम लिफ्ट के अंदर जा करके अब इसका स्टडी कर रहे हैं। तो अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा, लिफ्ट, क्योंकि हम कहाँ हैं, अब लिफ्ट के अंदर है, ठीक है। तो इट इज़ द प्लेस फ्रॉम वेयर वी ऑब्जर्व द अदर बॉडी। ये हो गया, ठीक। अब देखते हैं जरा, है ना, इतना चीज लिखा हुआ है, समझते हैं कि क्या है। सूडो फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमको नहीं पता कि काहे का सूडो फोर्स है, क्या है, भगवान जाने। अभी पढ़ते हैं वो चीज़ जो एक्चुअली हम लोग को आ रहा है। एक लेक्चर था ना जिसमें पढ़ाए थे मंकी प्रॉब्लम, पुली मास सिस्टम, ये आपका 1-2 लेक्चर पीछे ही जो लिफ्ट प्रॉब्लम्स। तो लिफ्ट प्रॉब्लम्स हमने पढ़ा है कि लिफ्ट के अंदर एक आदमी वेइंग मशीन पर खड़ा हो तो उसका रीडिंग क्या क्या दिखाता है, और कौन है जो रीडिंग बतलाता है, एक्चुअली नॉर्मल रिएक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, है ना, सब पता है, ठीक है। तो 3 केस हम यहाँ उठाने वाले हैं। वेन लिफ्ट इज एट रेस्ट, एक आदमी है वेइंग मशीन पर खड़ा है, लिफ्ट है रेस्ट में। सेकंड देखेंगे कि लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, और तीसरा देखेंगे एक्सेलरेशन से चल रहा है, ठीक है। एकदम इसके जड़ में घुसने वाले हैं कि ये काहे मेरी जिंदगी में आया ठीक। तो ये आदमी जब लिफ्ट पर ये वेइंग मशीन पर खड़ा है लिफ्ट के अंदर, लिफ्ट रेस्ट में है, तो इसका मान लो कि वजन 70 kg है, तो हमको पता है वेइंग मशीन कितना रीड करेगा, 70 kg। तो यहाँ पर बोलेंगे कि ये जो है रीडिंग जो शो करेगा, जो कि आपको पता है कि n होता है, वो कितना है, mg, एक्चुअल वेट के बराबर शो करता है जब रेस्ट में, ठीक है। इसको तो पता है कि क्या। अब ये क्या करता है, 2 ऑब्जर्वर को देता है बनाने के लिए सवाल एक है ग्राउंड पर खड़ा और दूसरा ऑब्जर्वर लिफ्ट के अंदर ही आकर के बैठ गया। ये बोलता है कि ऑब्जर्वर ए, तुम ग्राउंड पर हो, तुम कैलकुलेट करो मेरे को देखकर फ्री बॉडी डायग्राम बना करके और बताओ कि क्या रीडिंग आएगा। अगर ये आएगा तो हम बोलेंगे सही है तुम्हारा आंसर, तुम भी बनाओ। अगर तुम्हारा भी आंसर ये आया तो सही है, गलत आएगा तो देखेंगे, है ना, तो फिर उस पर उसके बाद पढ़ेंगे। बनाना चालू करते हैं। रेस्ट में जो ऑब्जर्वर विथ रेस्पेक्ट टू ए, हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाने वाले आदमी का, जो आदमी ग्राउंड पर खड़ा है वो इसको देखेगा तो क्या है, सिंस लिफ्ट इज एट रेस्ट, तो इसको भी ये क्या चीज में नजर आ रहा है, बाहर से रेस्ट में ही। तो देखते हैं जरा, जब ये आदमी को देखेगा क्या एनालिसिस करेगा, इस पर क्या क्या फोर्स लग रहा है। एक तो mg लगेगा नीचे की ओर, सरफेस पर खड़ा है तो सरफेस इसको एक रिएक्शन फोर्स दिया, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन। इसको ये किधर, वेलोसिटी 0, रेस्ट में ही नजर आएगा, रेस्ट वेलोसिटी 0 तो एक्सेलरेशन भी 0। न्यूटन्स सेकेंड लॉ, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जब मास कांस्टेंट है ना, मास तो है, ठीक। लगाने की कोशिश करते हैं, नेट फोर्स लेट इट बी n माइनस mg इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। आप mg माइनस n भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि यहाँ पर पता नहीं कि किधर जा रहा है ना, कौन ग्रेटर नहीं पता। तो ये 0 हो गया, n बराबर क्या आ गया, mg,
वाव, इसका आंसर क्या हो गया, एक्चुअल से मैच कर गया जो सच में उसको दिखा रहा है। यानी एक्सपेरिमेंट, सब समझो कि एक्सपेरिमेंट, वो खड़ा है एक्सपेरिमेंट करके देख रहा है कि लिफ्ट का ऐसा सिचुएशन में क्या है, इसका आंसर मैच कर गया। वाह। अब ये होमवर्क दिया बी को, ए भाई तुम बना करके दिखाओ। ये तो लिफ्ट में ही आ गया, इसको देखेगा क्या चीज में नजर आएगा, रेस्ट में ही नजर आएगा, चुपचाप खड़ा लिफ्ट के सरफेस पर। तो ये भी क्या बोलेगा, mg नीचे लग रहा है, ऊपर सरफेस एक रिएक्शन दे रहा होगा, रेस्ट में ही इसको नजर आ रहा है। तो जब रेस्ट में, तो ये पूरा उठा करके छाप देंगे, तो इसका भी आंसर देखो क्या आएगा, mg ही आएगा। वाव, इसका भी आंसर सही आ गया। ठीक है, केस बदलते हैं। अब है क्या, व्हेन लिफ्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। फिर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बनाते हैं। और ये हम लोग को एक्चुअली पता है कि सच में लिफ्ट के अंदर अगर हम आदमी गया वेइंग मशीन पर खड़ा होगा, लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है, तो अपेरेंट वेट यानी कि नॉर्मल रिएक्शन वो क्या रीड करता है, ये तो पता है ऑलरेडी। तो जो यहाँ पर रीडिंग बताएगा, जो रीडिंग बताएगा यानी एक्सपेरिमेंट करके देख रहे, तो वो कितना होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है, वो तो mg के ही बराबर होता है। यानी 70 kg है ना, तो 70 kg दिखाएगा। ठीक है, अब ये फिर से होमवर्क दिया दोनों को। ए जब देखेगा बाहर से, तो एक लिफ्ट है, उसके अंदर आदमी, लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो आदमी भी कितना नजर आएगा जाते हुए, कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर विथ रेस्पेक्ट टू ए। तो ए जब आदमी को देखेगा, बोलेगा यार तुम तो लिफ्ट के अंदर, लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा, तो हमको ये ऊपर नजर आ रहा है जाते हुए। फोर्स क्या क्या लगेगा, एक तो mg और सरफेस उसको एक रिएक्शन फोर्स देगा ऊपर। कांस्टेंट वेलोसिटी है यानी एक्सेलरेशन जीरो, जैसी एक्सेलरेशन जीरो है न्यूटन्स लॉ लगाने की कोशिश करते हैं, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फिर से n बराबर क्या आ गया, mg। क्या आंसर मैच किया, क्या जो एक्सपेरिमेंट में दिख रहा है, बिल्कुल मैच किया, यानी सही है। अब लिफ्ट के अंदर एक आदमी जाके बैठा हुआ है, वो बनाने की कोशिश करता है। तो देखो लिफ्ट न जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर, लेकिन जो लिफ्ट के अंदर है उसको ये आदमी कैसा नजर आएगा, तो चुपचाप लगेगा सरफेस के ऊपर खड़ा है, रेस्ट में। तो बी जब देखेगा उसको नजर आएगा क्या चीज में, ये रेस्ट में। रेस्ट मतलब भी जीरो, ए भी क्या जीरो। कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा, रेस्ट का मतलब क्या होता है, मेरे को रेस्ट में नजर आ रहा है, यानी टोटल डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू टोटल अपवर्ड फोर्स, दोनों क्या हो जाएगा बराबर, ऊपर n लगते हुए दिखेगा, नीचे mg, तो n बराबर क्या आ जाएगा, mg। इसका भी आंसर क्या हो गया, सही मैच कर गया। बोलो वाह। एक बार मन में चल रहा होगा, सर कर के आ रहे हो यार, है ना, बनाए जा रहे हो बच्चों, थोड़ा देर और, है ना, सब्र करिए ना, देखिए ना बड़ी मजा आएगा। ठीक है, यही तो है अलग तरीका फिजिक्स पढ़ने का। अब है व्हेन लिफ्ट इज मूविंग विथ ए एक्सेलरेशन ऊपर। अब फिर यहां से और यहां से बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब जब मतलब ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, अब ऑब्जर्वर ए जब इसको देखेगा तो क्या नजर आएगा, ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाते हुए, फोर्सेस तो दो ही, एक mg और एक रिएक्शन फोर्स। ठीक, तो ग्राउंड विथ रेस्पेक्ट टू ए बना रहे हैं, mg इधर लग रहा है, रिएक्शन ऊपर जा रहा है, ए एक्सेलरेशन से ये बड़ा हो जाएगा, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। देखो यहाँ n बराबर क्या दिखा रहा है, mg प्लस ma। mg हो गया एक्चुअल और कुछ थोड़ा ज़्यादा। और सच्चाई में एक आदमी जब यहाँ खड़ा होकर के वेइंग मशीन पर देखेगा और लिफ्ट एक्सेलरेट करेगा, तो पता है, कॉन्सेप्ट हम पढ़ के आए कि अपेरेंट वेट जो होता है वो mg से ग्रेटर दिखता है। कितना दिखता है, mg प्लस ma। यानी कि एक्चुअली इस आदमी को जो नज़र आएगा रीडिंग, ठीक है, जो कि n होता है, वो कितना होता है, mg प्लस ma। ये तो एक्सपेरिमेंट है जो ये ऑब्जर्व करके देख रहा है। दो को होमवर्क दिया, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बनाया, बोला अरे यार आंसर तो मैच कर गया, सच में मैच करेगा, यानी तुम सही बना रहे हो। ठीक है, जरा बी को होमवर्क दिया, तुम बनाना जरा। ये देखेगा इसको तो क्या चीज में नजर आएगा, ये तो उसके सरफेस पर रेस्ट में ही नजर आएगा, लिफ्ट ना एक्सेलरेट कर रहा है, लेकिन ये इसको देखे तो क्या, इसको तो सरफेस पर खड़ा ही नजर आएगा, क्योंकि ये भाई साहब लिफ्ट के अंदर है, रेस्ट में नजर आएगा, रेस्ट में। तो v0 a0, ऊपर n लग रहा होगा, नीचे mg, यानी कि रेस्ट ही है, तो n बराबर क्या हो गया, mg। देखो बच्चों क्या हुआ, आंसर गलत आ गया। अरे पहली बार ऐसा हुआ कि आंसर क्या आया, गलत। तो देखो क्यों, क्या गलत आया, mg प्लस ma आना चाहिए था, लेकिन जब लिफ्ट में जाकर के बैठा ना, क्योंकि लिफ्ट एक्सेलरेट कर रहा था, पहली बार ऐसा हुआ, तो आंसर गलत आ गया। क्या गलत आया, प्लस ma यहाँ पर नया है, ये गलती हो गया। अच्छा ठीक है, तो जो टोटल हम लोग किए ना बच्चों, उसको जरा एक बार एनालिसिस करते हैं। ठीक है, रिजल्ट एनालिसिस।
देखिए ना, जो अक्सर हम लोग रट लेते हैं ना कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जहाँ पर ये न्यूटन्स लॉ क्या वैलिड नहीं वैलिड ये सब कर करके रटते हैं, वो रटंती विद्या ही खत्म करने वाले हैं। ठीक, देखिएगा लिफ्ट जब रेस्ट में था विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कैलकुलेट किया। देखो जब लिफ्ट रेस्ट में, जो इसके अंदर आदमी बैठा हुआ वो देखा कितना mg, कांस्टेंट वेलोसिटी से बाई एक्सपेरिमेंट देखेगा अपना mg, एक्सेलरेट जब करेगा तो जो वो अंदर बैठा हुआ देखेगा अपना वजन कितना mg प्लस ma। कैलकुलेशन दो जगह से की है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड को हम लोग मानते हैं क्या, रेस्ट। ग्राउंड को क्या मानते हैं, रेस्ट फ्रेम मानते हैं। ठीक है, अंदरूनी चीज बाद में बताता हूँ। तो रेस्ट फ्रेम से जब देखा तो यहाँ पर लिफ्ट रेस्ट mg ही नजर आया, यहाँ mg ही नजर आया, सही आंसर, सही आंसर। यहाँ mg प्लस ma ही आया, सही आंसर रीडिंग। लेकिन लिफ्ट्स में जब बैठा, जब रेस्ट में था ना, तो mg सही रीडिंग मैच कर गया, यहाँ पर भी सही रीडिंग मैच कर गया। लेकिन जब एक्सेलरेट कर रहा था ना, तो इसका आंसर आया कितना, mg रिजल्ट मैच नहीं किया, रॉन्ग आंसर आ गया। ठीक है, कहाँ रॉन्ग आंसर आ गया। हुआ क्या बच्चों, हर जगह से हमने लगाने का कोशिश किया था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सब जगह से लगा। यानी कि रेस्ट, ग्राउंड रेस्ट है तो रेस्ट फ्रेम से तो लगा, लिफ्ट रेस्ट है तो लगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है उसके अंदर बैठ करके जब न्यूटन्स लॉ लगाएं तो भी लगा। सही आंसर आने का मतलब क्या था कि सच में लगा, वैलिड था। लेकिन जब एक्सेलरेशन से चल रहा है, यानी एक्सेलरेटेड फ्रेम में अगर बैठ करके सवाल को बनाए तो न्यूटन्स लॉ नहीं लगा। ये मेरे पास अब सबूत हो गया, मेरे पास कागज है इसका कि मेरे पास प्रूफ है, कागज दिखाओ, प्रूफ दिखा रहे क्या कि भाई गलत आंसर आता है कब, जब हम एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठ करके न्यूटन्स लॉ लगाते हैं तब। ठीक है, यहीं से बच्चों देखिए क्या है पता है, क्लासिफिकेशन हो गया। और आप स्वीकार भी करोगे कि एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जहां न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इज नॉट वैलिड, एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जहां न्यूटन्स लॉ इज वैलिड। कहां होता है न्यूटन्स लॉ वैलिड, उसको हम लोग बोलते हैं, नामकरण दे दिया गया, साइंटिस्ट ने कहा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलो। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां न्यूटन्स लॉ नॉट वैलिड होता है तो उसका नामकरण कर दिया गया नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सही बात है, दो अलग अलग तो करना ही था, एक जगह वैलिड एक जगह नॉट वैलिड। अगर सब जगह से आंसर सही आता ना तो ये दो क्लासिफिकेशन ही नहीं होता, सिर्फ फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही होता, पहला पेज में जो पढ़े थे। ठीक, ये हो गया। अच्छा नेक्स्ट, अब आपको देखिए कितना अच्छा समझ में आएगा। कहां पर न्यूटन्स लॉ नॉट वैलिड है, जब एक्सेलरेट करता है तब। ये देखिए ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज एक्सेलरेटिंग, अब एक्सेलरेशन है तो डिसलरेटिंग भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों जगह से न्यूटन्स लॉ क्या होगा, नहीं लगेगा, गलत आंसर आएगा। ठीक है, ये क्या है, ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज एट रेस्ट या मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ये दोनों जगह से बनाते हैं ना तो न्यूटन्स लॉ वैलिड होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये चीज गलत चीज दिमाग में मत बैठाइएगा कि कोई मोशन वाला चीज में अगर बैठ गए ना, मोशन में कोई चीज हो तो गलत आंसर आएगा, नहीं ऐसा नहीं है, मोशन नहीं, एक्सेलरेटेड वाला में बैठते तो आंसर गलत आता है। ठीक है, तो ये फ्रेम ऑफ क्या हो गया बच्चों, रेफरेंस का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग यहां आते हैं कि भाई क्या आंसर गलत आया। क्या कोई ये बच्चा चाहता है कि कोई सवाल हो, कोई बोल दे हमको कि घर से बनाओगे ना तो आंसर सही आएगा इस न्यूमेरिकल का, स्कूल में जाके बनाओगे तो गलत आएगा, रास्ते में जाके बनाओगे तो सही आएगा, कैफे में बैठ के बनाओगे तो गलत आएगा। बोले अरे भाई ये क्या लॉजिक हो गया, हम कहीं से बनावे तो आंसर सही आना चाहिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, कोई बात होगा, स्कूल में बनाओगे तो गलत आएगा, घर में बनाओगे तो सही आएगा। अरे भाई हम सब जगह से सही बनाना चाहते हैं, ठीक है, कैसे होगा, स्वाभाविक आप भी यही चाहते होगा। तो बच्चों हम लोग इंडियंस हैं, व्यवस्था कर लेंगे, जहाँ से नहीं भी बनेगा वहाँ ज़बरदस्ती क्या करेंगे, सही करेंगे। तो बोले भाई कैसे सही होगा, तो बोले बस खाली जो है ना, ये बोला देखो मेरा आंसर mg प्लस ma, तुम जो एक्सेलरेटेड में बैठ गए ना, बस प्लस ma अगर तुम्हारे पास रहता ना तो तुम तहलका मचा दिए होते, सब जगह से सही हो जाता। तो हम बोल रहे हैं वो खाली प्लस ma ही जोड़ना है, उतने में सही हो जाएगा, तो काम करते प्लस ma जोड़ देते तो ऐसे थोड़ी ना होता है, कोई कॉन्सेप्ट होगा उसके पीछे, कैसे प्लस ma जोड़ दोगे। यानी कि आंसर सही करने के लिए mg प्लस ma खाली जोड़ देना तो आंसर फिर से क्या हो जाएगा, सही। तो बच्चों यहीं से जन्म होता है एक ऐसा फोर्स का जिसका कि नाम होगा सूडो फोर्स। ये पेज आपको दिख रहा है, मैं इसको जरा डिलीट करता हूँ। ठीक है, अब बताता हूँ आंसर गलत हुआ कहाँ से था। जब हम एक्सेलरेटेड में बैठ करके देखे थे तो आंसर गलत हुआ था। एक्सेलरेटेड में जब बैठ करके बनाने का कोशिश किए तो इधर लगा n, इधर लगा mg, ठीक है।
थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन मज़ा आएगा पढ़ने में। विथ रेस्पेक्ट टू बी जो है ना, उसको ये रेस्ट में नज़र आता है। तो रेस्ट का मतलब होता है कि टोटल ऊपर और टोटल नीचे बराबर होना चाहिए, लेकिन एन और एम जी हो गया भैया, प्लस एम ए घट रहा था सही होने के लिए। सही तो है एम जी प्लस एम ए। क्या करें सोचो जरा, क्या करें? टोटल ऊपर और टोटल नीचे जो है ना बराबर होना चाहिए। कैसे बराबर होगा? तो बोले भाई जिधर एम जी है ना उधर प्लस एम ए कर दो। भैया व्हाट इज दिस एम ए? व्हाट इज दिस एम ए? यह है मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी एक तरह का है क्या ये फोर्स। क्या है ये? एक तरह का फोर्स। तो बोल रहा है ओ इसी साइड अगर प्लस एम ए अगर कर दिया जाए ना इसी साइड, तो टोटल नीचे टोटल ऊपर दोनों अब क्या हो जाएगा? बराबर। यानी विथ रेस्पेक्ट टू बी जो रेस्ट में नजर आ रहा था ना वो तो रेस्ट में ही नजर आएगा। जबरदस्ती सही करने के लिए आंसर हम एगो झूठों का एगो फोर्स जोड़ देते हैं, एम ए लगा देते हैं और आंसर सही हो जाता है। तो बच्चों क्या ये फोर्स यहाँ पर लग रहा है क्या एम ए? ये जब बैठ के देखिएगा क्या लग रहा है एम ए? नहीं लग रहा है। तो क्यों कर रहे हो सर? जबरदस्ती हम लगा रहे हैं एगो फोर्स। सर क्यों जबरदस्ती लगा रहे हो? ताकि हम कहीं भी बैठ करके सवाल बनाए तो आंसर सही बनना चाहिए, हमारा टारगेट था, इसीलिए। तो देखो जरा सा क्या है, इधर अगर एम ए लगा दिए तो आंसर हो जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू एक्सेलरेटेड फ्रेम सही। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो फोर्स है एम ए, मास किसका लेते हो? जिसका हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन किसका लेते हो? तो बोले भाई देखो एक्सेलरेटेड फ्रेम में जो बैठे थे ना, इसलिए तो आंसर गलत आया था, उसी का एक्सेलरेशन लेते हैं। यानी व्हाट इज दिस एक्सेलरेशन? वो फ्रेम जिसमें हम बैठ करके सवाल बनाते हैं वो, ठीक है। तो मास और एक्सेलरेशन पता चल गया। किधर लगाना है ये फोर्स? तो बोले देखो हम जिस फ्रेम में बैठ रहे हैं ना वो फ्रेम जा रहा था ऊपर, तो ये एम ए लगाते हैं उसके मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में, नीचे की ओर। तो अगर मान लो कोई ट्रेन है, ये जाते रहेगा इधर और एक्सेलरेट करके, हम ट्रेन में बैठ गए तो आंसर सही करने के लिए उसके ठीक ऑपोजिट में लगा देंगे एम ए, मास जिसका ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक्सेलरेशन जिस फ्रेम में हम बैठे हैं। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सही हो जाएगा, ठीक। ये हुआ कॉन्सेप्ट। सिंस इट इज झूठों का फोर्स तो उसको बोलते हैं सूडो फोर्स। अब रीजन समझ में आया। तो सूडो फोर्स को बोलते हैं फॉल्स फोर्स, यानी कि झूठा फोर्स। क्या है बच्चों? झूठा फोर्स। F इक्वल टू एम। एम क्या है? विच मास वो है विच वी आर ऑब्जर्विंग, जिसको हम देख रहे हैं। एक्सेलरेशन इट इज ऑफ द फ्रेम इन विच वी आर सिटिंग, उसका एक्सेलरेशन लेना। ये फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फ्रेम इन विच वी आर सिटिंग, जिस फ्रेम में बैठ रहे हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग लगा देंगे, ठीक है। समझ में यहां तक आया? अब आते हैं देखो जरा पृथ्वी के बारे में। जो बोले ना कि ग्राउंड को हम लोग मानते हैं कि रेस्ट है, ये एक्चुअली क्या है? पृथ्वी रोटेट कर रही है ना, रोटेट कर रही है। तो पृथ्वी में कहीं जाकर के यहाँ पर खड़ा हो जाओ, ठीक है, और वो रोटेट कर रही है, तो भाई वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा हमेशा क्या होगा? रोटेट कर रही है तो चेंज होते रहेगा डायरेक्शन। अब हमको पता है जब डायरेक्शन वेलोसिटी अगर चेंज हो रहा हो तो इसका मतलब क्या होता है कि एक्सेलरेट कर रहा है। तो अर्थ एक्चुअली में कैसा है? दूसरा ग्रह से जाकर के देखेंगे पृथ्वी को तो ये रोटेट कर रहा है, तो डायरेक्शन चेंज की वजह से एक्सेलरेट कर रहा है। यानी ये कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? सच्चाई में एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी यहाँ से अगर पृथ्वी पर बैठ के सवाल अगर बनाएंगे एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आंसर गलत आएगा। लेकिन हम ग्राउंड को तो मानते हैं रेस्ट, भैया ग्राउंड से बनाए तो सब आंसर सही आया है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि बच्चों देखिए होता क्या है, ये जो रोटेट कर रही है ना पृथ्वी, एंगुलर वेलोसिटी जो है, ठीक है, ओमेगा होता है कितना? 2π/t रेडियन पर सेकेंड। ये तो 2π पृथ्वी जो है कितना टाइम पीरियड लेती है एक बार रोटेट करने के लिए? 24 घंटा। तो ये 2π देखो 24 घंटा है ना, 1 घंटा में 60 मिनट, फिर 60 ये आ जाएगा क्या चीज? रेडियन पर सेकेंड। देख लो ये जब निकालोगे तो 2 × π 3.14 बटे इतना करेंगे ना तो बहुत छोटा आएगा, यानी क्या बोल सकते हैं? टेंडिंग टू 0। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या है किसी चीज़ का? रोटेशन का बहुत छोटा, एकदम टेंडिंग टू 0, जिसके वजह से जो एक्सेलरेशन हो रहा है ना, हम जब ग्राउंड पर खड़ा होते हैं इसके सरफेस पर वो फील नहीं होता है हमको। इसीलिए हम लोग क्या है मानते हैं इसको रेस्ट, और सारा आंसर क्या आता है? सही। तो कोई भी रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्चुअल में होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बिकॉज इट इज ऑल्सो एन एक्सेलरेटिंग वन, लेकिन हम लोग मानते हैं रेस्ट। ये रीज़न है इसके वजह से, ठीक। अब सवाल पर आते हैं। ग्राउंड से बनाएंगे ना, ये वर्ड सुना, बड़ी कीमती वर्ड है, यही जो है ना आपको हजारों सवाल तक लेकर के जाएगा बच्चों, ठीक। कोई भी सवाल हो बनाना,
जमीन से बनाएंगे ना सही ही आंसर आता है ना, आपके मन में भी चलेगा हाँ सही आंसर आता है। सर जब जमीन पर बैठ करके सब सही ही आंसर आया था तो आपको क्या घट गया था लिफ्ट में जा करके बैठने के लिए, और वहां पर गलत आंसर आया, फिर से वो नया लेक्चर मेरे माथे पर डाल दिए झूठों का पढ़ने के लिए। क्या आपको क्या घट गया था ना, जमीन से ही हम सवाल सब बना लेते हैं, कोई लेक्चर एडिशनल करने की जरूरत नहीं थी। बिल्कुल सही। लेकिन अब एक चीज सीखते हैं बच्चों, एक ट्रेन है। क्या है? ट्रेन। ट्रेन के अंदर जो है ना चाय बेचने वाला आदमी या झालमुड़ी बेच रहा हो, ठीक। अब देखो ट्रेन एक्सेलरेट कर रही है, जमीन से डायरेक्ट अटैच है कौन? ट्रेन। ट्रेन एक्सेलरेट कर रही है। सिर्फ ट्रेन का अगर हमको एनालिसिस करना हो ना तो पता है जमीन से डायरेक्ट ट्रेन अटैच है तो बोले अच्छा ट्रेन एक्सेलरेट कर रही है, अच्छा 120 से जा रही है, अच्छा 60 से जा रही है, डायरेक्ट कर लेंगे। लेकिन ट्रेन भी एक्सेलरेट कर रही हो और ट्रेन के अंदर एक आदमी हो, है ना, चाय बेचने वाला या कुछ भी, वो चल रहा हो कुछ स्पीड से, ये आपको नहीं लग रहा कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं यार थोड़ा सा बड़ा मुश्किल आता है? दुनिया में कुछ भी चीज़ पढ़ा जाता है तो उसको आसान करने के लिए पढ़ा जाता है, ठीक है। आंसर मानते हैं ग्राउंड से सही आता था, लेकिन देखिए दिक्कत कहाँ है। सिर्फ ट्रेन का एनालिसिस बड़ी आसान था, लेकिन ट्रेन भी एक्सेलरेट कर रहा, उसके अंदर एक आदमी है और उसके बारे में हमको कह रहा है स्टडी करने के लिए, वो भी दाएं बाएं कुछ चल रहा हो, तो देखने से नहीं लग रहा अरे यार बड़ा मुश्किल है यार, ये भी पहले इसका एक्सेलरेशन देखो फिर चाय वाले का एक्सेलरेशन देखो, उससे अच्छा है एक काम करो यार मेरे को ट्रेन में बैठा दो। तो ट्रेन में जब हम बैठ जाएंगे ना तो राजधानी चाहे 120 से चले, चाहे एक्सेलरेट हो चाहे डिसलेरेट हो, फर्क नहीं पड़ता। डायरेक्ट हम चाय वाले जो बेच रहा है ना उसको हम आसानी से देख लेंगे कि वो रेस्ट में है या चल रहा है, या इधर चल रहा है या उधर चल रहा है, डायरेक्ट जो होगा देखेंगे। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो बड़ा मुश्किल होता है ना, कॉम्प्लिकेटेड, जमीन से कोई चीज़ एक्सेलरेट कर रहा और उसके अंदर कोई चीज़ बोले उसका देखो, तो हम क्या करते बोलते भैया बड़ा मुश्किल है, हम ट्रेन में जाके बैठ जाते हैं और डायरेक्ट हम उसको देखते हैं, वाह बड़ा मजा आता है, सवाल बनाना मेरे लिए क्या हो गया आसान। इसीलिए क्या करते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम जिसको बोलते हैं ना, एक्सेलरेटेड में बैठ जाओ जा करके। लेकिन बस दिक्कत यह है कि जब एक्सेलरेटेड फ्रेम में बैठते हैं तो आंसर गलत आ जाता है, तो भैया सही करने का तरीका सीख लिए बस ऑपोजिट डायरेक्शन में MA लगा दो, आंसर सही आ जाता है। ठीक, अब देखो यहां से ये चीज रास्ता खुलता है हम लोग का, ठीक। एन एलिवेटर है, लिफ्ट है, इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड विथ एन एक्सेलरेशन A, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब इसको हम ग्राउंड से भी बना सकते हैं और हम लिफ्ट में जो एक्सेलरेट करा उसके अंदर भी जाकर के बना सकते हैं, ठीक। मैं पहला सवाल बच्चों दोनों से बनाता हूं। विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड से अगर हम देखेंगे, कहां से, मान लो कि ग्राउंड से, तो क्या है, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग बोला है निकालने के लिए, तो क्या क्या नजर आएगा उस ब्लॉक का हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो देखेंगे कि यार पूरा लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, तो ये मास भी पूरा क्या हमको नजर आएगा ऊपर एक्सेलरेट करते हुए जाते हुए, क्योंकि लिफ्ट के साथ हो जा रहा है, ठीक। विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड देखेंगे ना तो वो मास कैसे देखो होगा, ऊपर देखेंगे एक रस्सी है जो इसको खींच रहा है T टेंशन लगा करके, नीचे mg लग रहा होगा, ये एक्सेलरेट करते हुए नजर आएगा। तो क्या बोलेंगे, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो T बराबर आ गया देखो क्या, mg प्लस ma, यानी ये हो गया टेंशन इन द स्ट्रिंग विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड सवाल बनाने का तरीका। लेकिन हम क्या करते हैं, ग्राउंड से तो आया, बोले यार ग्राउंड से पहले लिफ्ट देखो और लिफ्ट के अंदर जाकर के कोई बैठा हुआ उसका एनालिसिस करना है, तो हम क्या करते हैं, हम ना लिफ्ट में जाकर के बैठ जाते हैं। लिफ्ट में जाकर के बैठ गए, अब देखेंगे डायरेक्ट इसको ना तो बड़ी आसान नजर आता है, क्योंकि लिफ्ट का जो इफेक्ट है अब गया है ना, ट्रेन क्या एक्सेलरेट वैसे कर अब गया, सीधे चाय वाला दिख रहा है किधर जा रहा है, इधर की उधर, डायरेक्ट ये दिख रहा है। तो भैया लिफ्ट में जाकर के देखेंगे, देखो कितना आसान है, हमको ये रेस्ट में नजर आएगा बच्चों, क्या चीज में नजर आएगा, रेस्ट में, चुपचाप लटका हुआ नजर आएगा, ठीक। लेकिन जैसा ही आप लिफ्ट में बैठते हो ना आंसर गलत आ जाता है। सही करो, कैसे सही करेंगे, लिफ्ट जा रही है ऊपर, एगो सूडो फोर्स धड़ाक से लगा दो किधर, MA, आंसर पता है सही आ गया होगा। इसको नजर आ रहा है रेस्ट में, ये जब इसको देखेगा क्या चीज में नजर आएगा, रेस्ट, ऊपर लग रहा है T, नीचे लग रहा है mg, रेस्ट में नजर आने का मतलब है कि विथ रेस्पेक्ट टू ये ऑब्जर्वर बना रहा हूं रेस्ट, रेस्ट का मतलब एक्सेलरेशन 0, देखना जरा, तो ऊपर T नीचे mg और एक सूडो फोर्स लगेगा क्या चीज, MA, रेस्ट का मतलब ऊपर नीचे क्या कर देंगे बराबर, तो देखो इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में T बराबर, ऊपर फोर्स नीचे फोर्स बराबर कर दो, आंसर क्या आ गया, mg प्लस MA। यानी देखें आंसर कैसे आ गया। तो एक सवाल को बच्चों हम दोनों जगह से फिर से सॉल्व किए, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और वहाँ बैठ गए, करेक्ट करो, धड़ाक से आंसर पाओ, क्योंकि बस रेस्ट में नजर आता, बड़ी आसान हो जाता है सवाल बनाना, ठीक है। अच्छा अब आते हैं, एक ट्रेन है,
जमीन से डायरेक्ट अटैच ट्रेन एक्सेलरेट कर रही है, उसके अंदर एक स्ट्रिंग के सहारे एक बॉब ऑफ मास m है, पेंडुलम जैसा। बोलता है कि सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ ए ट्रेन मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन ए, फाइंड द एंगल थीटा इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। बच्चों हम लोग कोई बस में बैठते हैं ना, या बाइक पे आप बैठते हो, जैसे ही बाइक को एक्सेलरेट करते हैं धड़ाक से, तो हम किधर फेंकाते हैं? पीछे की ओर। बोलता अरे यार थोड़ा धीरे एक्सेलरेट करो, गिर गए तो माथा फूट जाएगा, बोलते हैं ना। तो बोलते थोड़ा धीरे करता है तो ठीक, लेकिन सडनली अगर कोई एक्सेलरेट करते ही चले जाए यार, तो हम पकड़ करके ऐसे हो जाते हैं एकदम थोड़ा सा जो सीधा थे वो ऐसे हो जाते हैं। ये भी वही हाल है, धड़ाक से एक्सेलरेट करते हुए जा रहा है तो भाई ये जो ऐसे था वो थोड़ा सा किधर आ जाता है? पीछे की ओर ऐसे आ जाता है। ये बॉब वर्टिकल से कुछ एंगल पर आकर के ये एक्सेलरेट करते ही जा रहा है कांस्टेंट से, तो यहाँ पर आकर के इक्विलिब्रियम में रुका हुआ है बेचारा। बोलता है कि बताओ कि थीटा जो है इक्विलिब्रियम में क्या है। क्या कर सकते हैं? ग्राउंड से तो सवाल बना ही सकते हैं, लेकिन पढ़ रहे हैं सूडो फोर्स। मेरा वो ट्रेन वाला बात याद रखिएगा, चाय वाला, ठीक है। ग्राउंड से देखते हैं ना, एक ट्रेन एक्सेलरेट कर रही है और ट्रेन के अंदर कोई चीज़ है, उसका एनालिसिस करने बोल रहा है। बोले भैया ऐसे तो बड़ा, दोनों का एनालिसिस करना बड़ा मुश्किल है, हम जाके ट्रेन में बैठ जाते हैं। तो ट्रेन में जब बैठेंगे ना, अब देखेंगे तो ये क्या नज़र आएगा? चुपचाप ये स्ट्रिंग यहाँ पर मेरे को नज़र आएगा, चुपचाप ऐसे लटका हुआ है बस। यहाँ से एनालिसिस करेंगे तो ये रेस्ट में नज़र आ रहा है, रेस्ट में नज़र आ रहा है। तो टोटल क्या है? हॉरिजॉन्टल इक्वल, वर्टिकल इक्वल कर दो, रेस्ट में, कहानी ख़त्म। लेकिन आंसर थोड़ा सा जो गलत आता है बैठने से, पहले आंसर सही कर लेते हैं। बॉब ऑफ मास m है, कैसे आंसर सही होगा? इसको देख रहे हैं, इसका मास, हम जा रहे हैं आगे, धड़ाक से फोर्स लगेगा किधर? पीछे, दिस इज सूडो फोर्स। जो आंसर गलत आने वाला था पहले उसी को सही कर लिए, ठीक है। अब नीचे लगेगा mg, ये स्ट्रिंग है, टेंशन होगा इस पर t, ऐसे कर ले तो ये थीटा, तो ये थीटा, तो इधर हो जाएगा t cos थीटा, इस साइड हो जाएगा t साइन ऑफ थीटा। इसको क्या चीज में नजर आ रहा है? रेस्ट में। ये बॉब कैसा नजर आ रहा है बच्चों? रेस्ट में। कौन सा ऑब्जर्वर? ऑब्जर्वर है लेट इट बी ए, हाँ लिफ्ट से हिसाब से। हॉरिजॉन्टली सब बराबर कर दो, तो देखो क्या आ रहा है? टी साइन थीटा बराबर आ जाएगा एम ए, और टी कॉस थीटा जो है वो हो जाएगा क्या चीज? एम जी के बराबर। क्या निकालना है? थीटा। तो दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, डिवाइड कर दीजिए। साइन बटे कॉस देखो हो जाएगा टैन थीटा, एम ए बटे क्या हो जाएगा? एम जी, एम चला गया, आंसर आ रहा है कितना? ए बटे जी। तो टैन थीटा आ गया ए बटे जी। व्हाट इज थीटा? टैन इनवर्स। क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल टू हो जाएगा टैन इनवर्स ए बटे जी। देखो कितना आसान है, खाली ट्रेन और चाय वाले की कहानी। चलते हैं आगे। फाइंड फोर्स एफ। एक वेज है जिसका मास कैपिटल एम है, इसके ऊपर एक छोटा सा ब्लॉक रखा हुआ है स्मॉल एम, थीटा इंक्लाइन प्लेन का एंगल है ना ये वेज का। फाइंड फोर्स एफ सच दैट ब्लॉक, ये जो ब्लॉक ये ब्लॉक रिमेन्स स्टेशनरी विथ रेस्पेक्ट टू वेज। बोलता है कि कितना कस के इसको धक्का दिया जाए इस वेज को, सच दैट ये इसके ऊपर ना स्टेशनरी रहे, चिपका हुआ रहे। एक प्रैक्टिकल उदाहरण बताता हूँ मैं ना, एक कागज बच्चों जो है देखो जरा, ठीक है, एक कागज देखना, विजुअलाइज सब चीज़ जो पिक्चर सामने होता है ना दुनिया में भैया, वही यहाँ पर फॉर्मूला सब है। एक कागज जो है ना मैं हाथ में ऐसे रख दूँ ना तो ये गिर गया, क्या हुआ बच्चों? अभी पूरा गिर ही गया ठीक है, तो ऐसे रखे गिर जाता है आराम से। लेकिन अब क्या करते हैं, मैं कस के हाथ को ऐसे करूँगा, देखिएगा आप खुद रियल एक्सपेरिमेंट करके ये सटा हुआ रह जाएगा। ठीक है, ऐसे करता हूँ, देखो देखिए हाथ में अभी तक है बच्चों, यहाँ पर मैं पीछे लाया तब गिरा, आप कर लो ना ऐसे, और कस की स्पीड से ऐसे लेकर के जाओ। पता है क्या होगा, वो दबने के कारण ऐसा फील होता है कि कुछ दबने वाला फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से वो हाथ पे चिपका हुआ रह जाता है। क्या रह जाता है? चिपका हुआ रह जाता है। बस वही कहानी है कि कितना फोर्स इसको लगाएंगे कि भैया ये इसके ऊपर चिपका हुआ रह जाए। ठीक है, तो लग रहा है दबने वाला फोर्स कुछ लग रहा है। हम क्या करें, हम क्या करें, हम एक ही चीज़ जानते हैं, ग्राउंड से डायरेक्ट किसी ट्रेन को देखेंगे ना एक्सेलरेट होते हुए तो वो तो ठीक ठाक है भैया, उसके ऊपर कोई बंदर चल रहा हो, अब ट्रेन चल रही हो इधर एक्सेलरेट करी हो, कोई बंदर के बारे में बोल रहा है एनालिसिस करने, वो इधर नाच रहा हो कि इधर नाच रहा हो, तो बड़ा मुश्किल है। हम ट्रेन के छत पे जाके बैठ जाएंगे, यानी कि ट्रेन में बैठे हैं, उसके बाद बंदर को देखेंगे कि भाई तुम नाच रहे हो इधर कि इधर, तो डायरेक्ट हमको दिखेगा बंदर। ठीक, यहाँ देखिएगा, ग्राउंड से ये है वेज, वेज पर फोर्स लग रहा है इधर, यानी कि ये वेज एक्सेलरेट कर रहा होगा इस साइड कुछ एक्सेलरेशन से। ठीक है, ग्राउंड से देखे इसको, ये एक्सेलरेट कर रहा है,
और इसके ऊपर एक ये रखा हुआ है, हमको इसका एनालिसिस करना है तो बड़ा मुश्किल है। क्या करते हैं, ग्राउंड से हट करके डायरेक्ट इस वेज पे ही बैठ जाओ ना जा करके। तो जब वेज पे ही बैठ जाओगे तो डायरेक्ट ये नज़र आएगा, यानी ट्रेन पर चढ़ गए ना तो डायरेक्ट वो बंदर हमको नज़र आएगा। डायरेक्ट बोल रहा है क्या, ये ब्लॉक ना स्टेशनरी है, तो यानी इसको ये क्या चीज़ में नज़र आएगा बच्चों, हमेशा इसके ऊपर सटा हुआ ही नज़र आएगा, रेस्ट में ही नज़र आएगा। लेकिन ग्राउंड से देखोगे ना तो सब आगे नज़र आएगा, जाते हो थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसको ये रेस्ट में नज़र आ रहा है, तो ये जब देखेगा रेस्ट में कैसे हो भाई, तो इसका पूरा फ्री बॉडी डायग्राम सब करते हैं। तो जितना से लग रहा है ये गिरना चाह रहा होगा ना, गारंटीड कोई ऊपर जो है इसको रोक लिया होगा कोई फोर्स, इसीलिए रेस्ट में। जरा देखते हैं, आप एक्सेलरेटेड फ्रेम में बैठे, आंसर गलत आ रहा है, सही कर लो। जा रहा है इधर, लगेगा किधर, एम ए इधर लगा देंगे, ठीक है। तो करते क्या है, करते क्या, पॉइंट मास यहाँ मान लेते, ठीक है, ये मास लैटिट्यूड भी यहाँ है, ताकि तो एम ए इधर कर लिए, सही आंसर हो जाएगा। हम जा रहे हैं इधर, लगा दो इधर, सही हो गया आंसर, ठीक। इधर लग रहा होगा क्या, एम जी साइन ऑफ थीटा, इस साइड लग रहा होगा क्या, एम जी कॉस ऑफ थीटा। यहाँ पर बैठे हुए, ठीक है, लिफ्ट में कहीं भी बैठ जाओ कोई दिक्कत नहीं है। एम जी पता है बच्चों वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, उसी को हम रिजॉल्व करते हैं दो भाग में, एम जी कॉस थीटा साइन थीटा, तो एम जी तो रिजॉल्व हो गया, एम जी रिजॉल्व हो गया। इसको ये रेस्ट में नजर आ रहा है, ठीक है, देखना जरा इधर क्या लगेगा, ये उसको एक नॉर्मल रिएक्शन देगा बच्चों। ये लाइन और ये लाइन देखो जरा, और ये लाइन ऐसे है, ये क्या है, थीटा, तो ये अगर थीटा है तो ये वाला भी क्या होगा, थीटा। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है कौन सा है, एम ए लाइन है, यानी हॉरिजॉन्टल से ये वाला एंगल भी कितना हो गया, थीटा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये हो गया मेरा थीटा। तो एम ए को भी दो भाग में रिजॉल्व कर सकते हैं, एक जिधर थीटा सटा हुआ है तो उधर आ जाएगा क्या, कॉस, तो एम ए कॉस थीटा हो गया, तो ठीक इस साइड क्या हो जाएगा, एम ए साइन ऑफ थीटा हो गया। अब ये इसको ये रेस्ट में नजर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जितना से ये गिरना चाह रहा होगा ना इंक्लाइन प्लेन में जी साइन थीटा, इसको कोई रोके हुए है, तो देखो ना रोकने वाला फोर्स कौन है, एम ए साइन थीटा। ये सूडो फोर्स ही है, कहीं ना कहीं ये रोक करके उसको, उसका एक कंपोनेंट है जो रोक करके रखता है, वरना तो कागज ऐसे रखे तो गिर गया, एम जी उसका लगा गिर गया। स्पीड से लेके जाते हैं तो एक फॉल्स फोर्स, झूठों का वो फोर्स आता है, उसको रोक करके रखा है। तो हम क्या करें, एम जी साइन थीटा ये हो जाएगा एम ए कॉस थीटा के बराबर। कितना एक्सेलरेट करेंगे अभी हमको नहीं पता, एम चल गया, ए बराबर आ जाएगा जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ये हो जाएगा जी टैन ऑफ थीटा। यानी एक्सेलरेशन देखो कितना आ गया बच्चों, जी टैन ऑफ क्या आ गया, थीटा। यानी कितना से फोर्स के पहले एक्सेलरेशन निकाला, कितना एक्सेलरेशन से इसको एक्सेलरेट करते जाओगे मैक्सिमम इस वेज को, सच दैट ये उस पर चिपका हुआ रहेगा स्टेशनरी, वो है कितना, जी टैन थीटा। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी टैन थीटा, भैया नीट हो चाहे आईआईटी हो चाहे स्कूल का एग्जाम हो चाहे कहीं का एग्जाम हो, हर जगह आ चुका है और आते रहता है फ्रीक्वेंट, ठीक है, जी टैन थीटा से। तो हमसे पूछा कि फोर्स, तो सिंस दोनों चिपका हुआ है, सिंस दोनों चिपका हुआ है तो हम कह सकते हैं कि टोटल जो मास हो गया वो क्या हो गया मेरा, m प्लस एम। हमको पता चल गया कि दोनों चिपक करके जाएगा ए एक्सेलरेशन से, वो है जी टैन थीटा। फोर्स लग रहा है इतना, बताओ फोर्स बराबर बच्चों क्या होगा, फोर्स बराबर हो जाएगा टोटल मास आई इंटू टोटल एक्सेलरेशन, जो कि हो जाएगा कितना, m प्लस एम, ये कितना आया है, जी टैन ऑफ थीटा। तो ये हो जाएगा किसका, फोर्स का वैल्यू। समझ में आया बढ़िया से, ठीक है। नेक्स्ट, फिर सब ऐसा ही कोई कहानी, एक वेज हमारे पास है और उसके ऊपर एक ब्लॉक है। सवाल क्या बोलता है, ए ब्लॉक ऑफ मास m is kept on a wedge of mass m, find the maximum acceleration of the wedge, इस वेज का मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालो सच दैट ब्लॉक ऑफ मास m जो है ना फ्लाइज ऑफ, उड़िया गया। यानी कि क्या, देखो ऐसे है, ये कागज यहाँ रखा हुआ है, देखो बच्चों अगर ऐसे रखें तो हल्का हल्का देखो स्लाइड करके गिर रहा है, ठीक है, गिर रहा है। धीरे धीरे अगर कोई ऐसे करके अगर लेते चले जाए ना तो उस पर हल्का हल्का स्लाइड करके गिरेगा, है ना, ऐसे मतलब समझ लो बच्चों, फीलिंग है ऐसे धीरे धीरे अगर कोई जाते जाए एक्सेलरेट करे तो ये ठीक है, इस पर भी गिर सकता है। लेकिन सवाल ये नहीं बोला है कि वो धीरे धीरे इंक्लाइंड प्लेन से वो गिरे, ऐसा नहीं बोला, बोलता कि भाई वो सरफेस पर रखा हुआ है ना, वो बस उड़िया ही जाए, फ्लाइज ऑफ। तो उड़ियाने का मतलब क्या होता है कि इस सरफेस को सडनली वो छोड़ दे मतलब कि कांटेक्ट फोर्स खत्म,
तो कांटेक्ट कौन है, पता है कि एक्शन रिएक्शन पेयर, तो इस पर लगता क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। तो जैसा ही कभी कभी पूरा फिजिक्स के अंदर बोलेगा ना सरफेस को छोड़ दे, तो समझिएगा नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया, जीरो, क्योंकि कांटेक्ट में है, एक्शन रिएक्शन पेयर लगता है, कांटेक्ट खत्म, नॉर्मल रिएक्शन खत्म। ठीक है, तो हम क्या करें, तो इसको किधर लेकर के जाएंगे कि उड़िया जाएगा। अभी हम पढ़े अगर इधर लेकर के अगर जाएंगे ना तो हो सकता है इसके ऊपर दबा हुआ रहे, चिपका हुआ रहे, वो तो एक्सेलरेशन जी tan थीटा होता है। बोलता है भैया ये उड़िया जाना चाहिए, इसका मतलब है कि हम इधर एक्सेलरेशन से कुछ लेकर के जाएं सच दैट ये फ्लाई ऑफ। आप ऐसे हाथ करो, ठीक है, और स्पीड से लेकर के जाओ, ये उड़िया जाएगा। ठीक है, तो कितना एक्सेलरेशन से लेकर के जाएं, यानी कि अब हमारे पास क्या हो गया, ग्राउंड है, ग्राउंड से इस वेज को देख रहे हैं ना डायरेक्टली, तो ये एक्सेलरेट कर रहा है। इसके ऊपर जाकर के एक मास है, हमको उसका स्टडी करना है कि वो उड़िया जाए, तो बड़ा दिक्कत है। हम क्या करेंगे, ट्रेन में जाके बैठ जाएंगे। तो भैया हम क्या करते हैं, इसमें जाके बैठ जाते हैं। जब इसमें जाके बैठ जाएंगे ना तब डायरेक्ट अब हम इसको देखेंगे। बोल रहा है सरफेस को छोड़ दे, यानी नॉर्मल रिएक्शन की बात कर रहा है। तो यानी कि ना हम इस डायरेक्शन से थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टेड है। हमको पता है कि बच्चों कैसे बनाते हैं, यहाँ से लेट ही पूरा मास को ना पॉइंट मास यहाँ मान लेता हूँ ताकि थीटा बीटा बनाने में आसानी हो। ठीक, इधर क्या लगता है, इंक्लाइन प्लेन की तरफ mg साइन थीटा, इस साइड क्या लगता है mg कॉस थीटा। देखिएगा जरा, अच्छा हो गया, यहाँ इस साइड नॉर्मल रिएक्शन है। लेकिन सबसे पहले क्या है ना कि हम एक्सेलरेटेड में बैठ गए, आंसर गलत आएगा, पहले आंसर सही कर लेते हैं। हम जा रहे हैं इधर एक्सेलरेट होकर करके वेज के साथ, तो भैया एक लगेगा ma इस साइड, हम इधर वो उधर लगा दो अपोजिट डायरेक्शन में, आंसर सही आएगा जो भी करेंगे। ठीक, नॉर्मल रिएक्शन जीरो करना है, यानी हमको इस डायरेक्शन का फोर्स से कोई ना कोई मतलब है। ठीक, ये है थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, गलत बात, देखो जरा, ऐसे लाइन है, ये लाइन है ऐसे, ये वाला बच्चों है थीटा। ठीक है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा, यानी हॉरिजॉन्टल से ये, ठीक ही कर रहे थे ना हम लोग, हाँ ठीक है, क्या हो जाएगा थीटा। देखो दोनों पैरेलल लाइंस है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये जो ma है इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा कितना, ma cos थीटा, और इस साइड आ जाएगा क्या, ma साइन ऑफ थीटा हो जाएगा। इस साइड नहीं होगा cos थीटा साइन थीटा अलोंग द प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। सर क्या कर रहे हो यार, करना क्या चाह रहे हो, हम ना परपेंडिकुलर यहाँ पर बैठ करके देखने वाले हैं कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये सरफेस को छोड़ दें। सरफेस को छोड़ने का मतलब नॉर्मल रिएक्शन जीरो कर देंगे, यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अभी पहले क्या है, पहले तो ये इसके साथ चिपका हुआ है। चिपका हुआ है का मतलब क्या होगा कि जितना इस डायरेक्शन में लग रहा है ना उतना ही उस डायरेक्शन में लग रहा है। तो इनिशियली जो है, इनिशियली विथ रेस्पेक्ट टू जो ये है कोई ना ए, ऑब्जर्वर ए, क्या चीज में नजर आएगा, रेस्ट में। रेस्ट में नजर आने का मतलब क्या है कि मैं डायरेक्ट एक्सप्रेशंस लिखता हूँ। ठीक है, रेस्ट में आने का मतलब क्या है कि जितना इधर उतना उधर, n प्लस एम ए साइन ऑफ क्या है, थीटा। ठीक है, लेकिन व्हेन ब्लॉक फ्लाइज ऑफ, लाइज ऑफ नहीं, फ्लाइज ऑफ, फ्लाइज ऑफ, दैट इज इट लीव्स द सरफेस, दैट इज इट लीव्स द सरफेस। तो जैसा ही सरफेस को छोड़ेगा तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाता है फिजिक्स के अंदर, जीरो। क्या हो जाता है बच्चों, जीरो। नॉर्मल रिएक्शन हो गया जीरो, तो निकाल लेते हैं। देखो mg cos थीटा इधर, उधर आ जाएगा ma साइन ऑफ क्या आ जाएगा, थीटा। mm चला गया, a बराबर g cos थीटा डिवाइडेड बाई आ रहा है कितना, साइन ऑफ थीटा। देखो क्या आ गया, g cos बटे साइन क्या होता है, cot थीटा। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हम लोग बेसिक मैथ्स में, ठीक है ना। तो a इक्वल टू जी कॉट ऑफ क्या आ गया, थीटा। यानी देखो ज़बरदस्त चीज़ हो गया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और ये गजब राइमिंग तरह से अब हम लोग क्या करेंगे, इसको याद कर लेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कुछ भी कर सकते हैं। यानी कि कितना एक्सेलरेशन से इसको खींचेंगे सच दैट ये उड़िया जाए, जी कॉट थीटा। कब आया, जब नॉर्मल रिएक्शन जीरो किए तब। बड़ा मस्त हो गया। कितना स्पीड से ऐसे लेकर के जाए कि उस पर दबा हुआ रह जाए, जी tan थीटा। अब कितना स्पीड से इधर लेके जाए कि सच दैट वो उड़िया जाए, जी कॉट थीटा। tan और कॉट में हो रहा है, तो दिमाग में सही से चीज़ है ना, लिख लीजिए, मैं हट जाता हूँ। ठीक, नेक्स्ट सवाल। सारा सवाल जो देख रहे हो बच्चों ना, HC वर्मा के अंदर है बहुत सारे सवाल। ठीक है, ये भी HCV का देखिए है क्या, कि एक वेज है हमारे पास m डैश,
इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है m, इसके साथ एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है और ये मास है कैपिटल M। पूछता है क्या कि ये मास कैपिटल M ना क्या होगा सच दैट, मतलब मान लो कि लोहा लगा दिया 10 kg का, तो भैया चलो 50 kg का, 50 kg का लोहा टांग देंगे तो क्या होगा, रस्सी के साथ एकदम खींचेगा ऐसे करके, तो ये खींचेगा, स्ट्रिंग यहाँ अटैच है तो ये पूरा वेज घस के आगे। तो बोलता कितना कस के ये घस के ऐसे करके ना कि सच दैट ये ब्लॉक शुड रिमेन स्टेशनरी ऑन वेज। फाइंड द मास m of the hanging block which will prevent the smaller block from slipping over the triangular block, यानी इसके ऊपर स्लिप ना करे, ना करे का मतलब इसके ऊपर दबा हुआ रह जाए। अभी हम पढ़े हैं कि कोई भी वेज हो, ये कोई उसके ऊपर ब्लॉक हो, दबा हुआ रह जाए, कितना एक्सेलरेशन से आगे चले, जी tan थीटा। यानी हमको पता है कि भाई आप कितना केजी का लोहा लगाओगे कि क्या लगाओगे हमको नहीं पता, लेकिन आप जो भी करोगे ना इस बाबू साहब को पूरा आगे पता है जाना चाहिए जी tan थीटा से। ये इसके ऊपर रेस्ट में रहेगा, पूरा मास हो गया m प्लस m डैश, कितना एक्सेलरेशन से जाना चाहिए जी tan थीटा। एक ही स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है, ये पूरा जाएगा जी tan थीटा से, तो ये भी कितना से जाना चाहिए, जी tan ऑफ थीटा से। तो बस निकाल देना, ये मास हमको निकालना है। करते हैं बच्चों, देखो नीचे यहाँ क्या लग रहा होगा mg, ऊपर लग रहा होगा t, कॉन्टैक्ट पॉइंट्स इधर लग रहा होगा t। तो हमारे लिए क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम एक एक करके बनाएंगे। तो इसके लिए देखो बनाते हैं, टोटल मास मेरे पास कितना है, दोनों चिपक कर करके चल रहा है m प्लस m डैश, कितना एक्सेलरेशन, ये देखो एक ही स्ट्रिंग इसके साथ कनेक्टेड है, इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, एक्सेलरेशन है कितना, जी tan ऑफ थीटा। तो इसके लिए क्या लिखोगे, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और वो है जी tan ऑफ थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, इसके लिए क्या लिखोगे, नीचे जा रहा है तो नीचे जा रहा है तो क्या लिखेंगे, नेट फोर्स, तो mg माइनस टी, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है जी tan थीटा। हो गया। सर क्या कर रहे हो, सर करना क्या चाहते हो, हमको ना ये m निकालना है, कैपिटल M। अच्छा ठीक है, कैपिटल M चाहिए। ये दो एक्सप्रेशन आया हुआ है, t बराबर है ये, तो ये उठा के यहाँ पुट कर देते हैं, mg माइनस t है m प्लस m डैश जी tan थीटा, mg। बच्चों एच सी वर्मा से आप डरिएगा मत, ठीक है। एच सी वर्मा के अंदर ना न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, क्योंकि पहली बार फ्री बॉडी सब डायग्राम आता है ना, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का जो DPP2 मैंने आप लोग के लिए जारी किया ना, DPP2 में सारा जो है एच सी वर्मा का डायग्रामेटिकल क्वेश्चंस मैंने सब डाल दिया, तो उसका वीडियो सॉल्यूशन देखना। डिटेल्ड से भी बनाएंगे बाय कॉन्सेप्ट, और शॉर्ट ट्रिक से भी बनाएंगे सारे क्वेश्चंस को कि 1-2 लाइन में कैसे बनता है, ठीक है। तो DPP2 का वीडियो सॉल्यूशन देख लीजिएगा। हमको कैपिटल M निकालना है। कैपिटल देखो जी सब जगह से तो पहले उड़ गया, कैपिटल M यहाँ है, कैपिटल M यहाँ है, तो उसको इधर लेके लाते हैं, तो ये m माइनस m tan थीटा हो जाएगा। ये उधर लेके चले जाते हैं तो m प्लस m डैश tan ऑफ थीटा, ठीक है। m यहाँ से कॉमन ले ले, 1 माइनस tan थीटा, तो इधर हो जा रहा है मेरा क्या, m प्लस m डैश इंटू क्या है, tan ऑफ थीटा। कैपिटल M बराबर क्या आ जाएगा, m प्लस m डैश tan थीटा डिवाइडेड बाई क्या आ जा रहा है इधर, 1 माइनस tan ऑफ है थीटा। तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है, यानी कि सही है। लेकिन एच सी वर्मा का जब बुक देखोगे ना तो उसके अंदर ना tan के रूप में नहीं दिया है, कॉट के रूप में लिखा हुआ था। कोई बात नहीं है, हम क्या करते हैं, देखो जरा m प्लस m डैश है ना, ऊपर भी tan से डिवाइड कर दो, नीचे भी tan से डिवाइड कर दो, तो ऊपर करेंगे तो tan बटे tan क्या हो गया, 1 गया, और नीचे tan से डिवाइड करेंगे, मैं ना 2 स्टेप लिख ही देता हूँ वरना जो है ना कन्फ्यूज़न हो जाएगा आप लोगों ने। तो ऊपर भी tan से डिवाइड किए, नीचे भी tan से डिवाइड किए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो tan क्या हो गया, कट गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, m प्लस m डैश। देखो ये tan इधर डिवाइड होगा, 1 बटे tan क्या होता है, कॉट थीटा, माइनस tan बटे tan क्या हो जाएगा, 1, तो ये हो जाएगा मेरा इतना, है ना। तो ये एच सी वर्मा के अंदर जो है ना दिया हुआ है आपका वैल्यू, कोई बात नहीं चलेगा। तो देखिए रिजल्ट का कैसे बच्चों यूज़ होता है। अब आते देखो, ये भी सवाल जो है ना HCV का ही है। क्या है, एक है लिफ्ट, वो एक्सेलरेट ऊपर जा रहा है कितना से, g/10 से, उसके अंदर एक स्प्रिंग बैलेंस है, वो उसका हुक जो है वो पुली के साथ अटैच है, और पुली में 1.5 किलोग्राम और 3 किलोग्राम का मास ऐसे लगा हुआ है। सोचो अगर ये लिफ्ट नहीं होता तो क्या होता,
लिफ्ट नहीं होता, एक्सेलरेशन हटा दिए तो सीधे यही होता। और इसमें तो हम लोग चैंपियन हैं बनाने के लिए, पूरा स्प्रिंग वाला भी लेक्चर इस सब में देखें क्या है। अच्छा ये है भारी तो इधर कुछ एक्सेलरेशन से जाएगा, ये ऊपर जाएगा, फ्री बॉडी डायग्राम से इसका तो शॉर्ट ट्रिक भी जानते हैं, एक्सेलरेशन और टेंशन का सब चीज़ का, तो बहुत आसान है बनाना। लेकिन क्या हुआ भाई, इसका तो एनालिसिस कर रहे हो लेकिन इसका डायरेक्ट नहीं करना, एगो लिफ्ट लगल है, फिर वही हाल हो गया, लिफ्ट अलग चल रहा है, उसके अंदर जा करके देख रहे हैं तो उसका अलग एक्सेलरेशन है, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसा करो लिफ्ट के अंदर जाके बैठ जाते हैं तो डायरेक्ट हमको वही नजर आएगा। और वो पूरा पुली मास सिस्टम का शॉर्ट ट्रिक से उड़ा दिए थे लेक्चर, मतलब डिटेल भी देखे बच्चों, लेकिन ये होता है थोड़ा कॉन्फिडेंस करने के लिए एक लाइन में भी देखे सवाल कैसे बनता है, कहाँ जाके बैठ जाए, लिफ्ट में जाके बैठ जाए। ये चीज़ जो है ना समझ में आना चाहिए। एक ऑब्जर्वर बन करके लिफ्ट में बैठ गए। अब जब लिफ्ट में बैठेंगे तो होगा क्या, आंसर गलत आएगा। आंसर गलत आएगा तो आंसर सही कर लेते हैं। जो भी मास का स्टडी करेंगे, लिफ्ट जा रही है ऊपर, लेट ये एक्सेलरेशन ए नॉट, लिफ्ट जा रही है ऊपर, फोर्स लगा देंगे सूडो फोर्स किधर, नीचे, तो इस पर लगा दो। तो कितना है मास, मास है 1.5 इंटू क्या कर देंगे ए नॉट, इस पर भी नीचे लगा दो, 3 इंटू क्या हो जाएगा ए नॉट। अब कैलकुलेट करो ना, सब कुछ आंसर सही आएगा। अब इसका क्या लग रहा है भाई, तो mg लगेगा इसका, तो 1.5 इंटू जी, इसका mg लगेगा तो 3g, यहाँ पर कुछ टेंशन लग रहा होगा, यहाँ टेंशन लग रहा होगा। हमसे पूछा क्या जा रहा है बच्चों, फाइंड द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस क्या रीडिंग शो करता है, क्या स्प्रिंग बैलेंस वेट मेजर करता है, बिल्कुल नहीं। स्प्रिंग बैलेंस उसके हुक पर जो फोर्स एग्जर्ट होता है वो मेजर करता है, और वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द टेंशन। तो ये टी टी, इधर टी, इधर टी, मासलेस पुली है, टी टी, यहाँ पर हो जाएगा कितना 2t, यानी कि स्प्रिंग बैलेंस के पास जो है 2t, यही 2t जो हो जाएगा क्या, रीडिंग ऑफ बैलेंस। जो स्प्रिंग बैलेंस है ना वो रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, यानी कि हमको निकालना है किसका, 2t का वैल्यू। तो क्या करें, विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ए, इसके ना इसलिए सूडो फोर्स हम लोग लगा दिए। तो 1.5 kg का जब एनालिसिस देखेंगे बच्चों, तो हमको नज़र आया, देख लो ये भारी है तो ये कोई एक्सेलरेशन से नजर आएगा किधर, नीचे जाते हुए, लेट इट बी ए, और ये हमको नजर आएगा ऊपर जाते हुए। लेकिन ये सब आसान इसलिए क्योंकि हम इसके अंदर बैठे हुए, तो डायरेक्ट हमको दिख रहा है भारी नीचे जा रहा है, हल्का वाला ऊपर जा रहा है, एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, टी 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 टी। फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। 1.5 kg, ऊपर है टी, नीचे है देखो 1.5 टाइम्स ए नॉट, ये कितना हो जाएगा, तो 1.5 टाइम्स ए नॉट जो है ये है 1.5। ए नॉट क्या है, g/10। हम लोग ना g को 10 ही मान लेते हैं, g को क्या मान लेते हैं 10। तो देखो होगा क्या, g/10, 10 चला गया, ये आ जाएगा 1.5, तो ये हो गया मेरे लिए 1.5, बहुत अच्छी बात है। और ये जो है 1.5 इंटू जी, यानी कि 1.5 इंटू 10, तो ये कितना आ जाएगा 15 आ गया। तो और ये जा किधर रहा है, ऊपर कोई एक्सेलरेशन से, कैसे करें, नेट फोर्स, तो T माइनस ये, तो देखो T माइनस 1.5 पीछे लग रहा है, माइनस 15 पीछे लग रहा है, नेट फोर्स कर लिए इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद अब किसका, 3 kg का देख लेते हैं। तो 3a0 है हमारे पास, 3a0 क्या हो जाएगा, तो 3 इंटू g/10, 10 चला गया, तो आंसर आ रहा है 3। और 3g तो पता है कि कितना न्यूटन होगा, 30 न्यूटन। तो डायरेक्ट क्या हम लिख सकते हैं क्या, 3 kg का देखो नीचे की ओर जा रहा है, तो बोलेंगे 3a0 प्लस 3g माइनस पीछे की ओर लग रहा है t, नेट फोर्स हो गया इक्वल टू हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन। 3a0 कितना है 3 प्लस ये हो जाएगा 30 माइनस टी इक्वल टू 3a, ये है 33 माइनस टी इक्वल टू 3a। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। बच्चों इक्वेशन 1 को थोड़ा सा सेटिंग कर दे, t माइनस 15 एक हो जाएगा 16.5 इक्वल टू आ रहा है 1.5 टाइम्स a। इसको कर लेते हैं इक्वेशन 1, कर लिए इक्वेशन 1 2 को साइमल्टेनियसली अब सॉल्व करते हैं, जरा लिख देते हैं इसके नीचे t माइनस 16.5 इक्वल टू 1.5 टाइम्स ये 1, दोनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये दोनों को माइनस टी प्लस टी हमेशा चला ही जाता है, 33 माइनस 16.5 इक्वल टू आ रहा है 4.5a, 3 और 1.5, 33 में से 16.5, वाह
इसका आधा ही है ना, 16 दूना 32, ठीक, यानी कितना हो जाएगा 16.5 ही 4.5 टाइम्स ए, ये चला गया ए बराबर आ रहा है 165 डिवाइडेड बाई 45, 5 9 45, 5 3 15, 5 3 15, 3 3 9, 3 11, एक्सेलरेशन आ गया बच्चों कितना 11/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए निकल गया। अब ए निकल गया तो हम उसको उठा के टी में पुट कर देते हैं, टी निकल जाएगा, तो इसको उठा करके यहाँ पुट कर दीजिए। 33 माइनस टी इक्वल टू है 3 इंटू ए, 3 इंटू ए कितना है 11/3, तो ये 3 3 चला गया, टी उधर चला गया, 33 माइनस 11 कितना हो जाएगा 22 न्यूटन। हमको बच्चों चाहिए था रीडिंग, और ये रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस जो है वो 2T के बराबर है। किसके बराबर है 2T के बराबर, तो 2 इंटू टी कितना हो गया 22, तो ये हो गया 22 दूनी 44 न्यूटन, ये हो गया क्या चीज़ रीडिंग। 44 है, ये हो जाएगा कितना 4.4, यानी मास की अगर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 4.4 kg, ठीक है। ये 44 आंसर था, है ना, तो 4.4। ये देखो 1 किलोग्राम वेट है ना, मैं ये कह रहा था कि जी 10 है तो कितना हो जाएगा 10 न्यूटन, और जी अगर 9.8 होता तो यहाँ पर कितना लिखते हैं 9.8 न्यूटन। हाँ, तो ये चीज़ जो है कन्वर्जन्स याद रखिएगा बढ़िया से। तो ये रहा, मास में पूछेगा तो ये, किलोग्राम वेट में पूछा तो ये, न्यूटन में पूछा तो ये, एकदम। ये देखिए जरा, एकदम क्या है, बिल्कुल वैसा ही इस पर फोर्स लगा रहे हैं। ये दोनों स्टेशनरी है, ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, लेकिन इस होमवर्क को हम लोग सॉल्व करेंगे कहाँ, DPP3 जो सॉल्यूशन वीडियो में लाऊंगा उसके अंदर इस क्वेश्चन को इंक्लूड कर दूंगा बच्चों। पहले आप खुद से ट्राई करो, DPP3 का सॉल्यूशन वीडियो देखना, उसके अंदर फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक। कुछ आपके लिए भी होमवर्क होना चाहिए। अब आते हैं, जो एक टॉपिक छूट गया था ना, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग वाले में, तो मैंने बोला था कि उसको अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे, तो जरा देख लेते। देखो स्प्रिंग का पूरा एनालिसिस है, 2 तरह से होता है बच्चों, सीरीज और क्या बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे कि रजिस्टर्स में हम लोग पढ़े हैं, तो एक होगा सीरीज कॉम्बिनेशन, क्लास 10th में याद करो, रजिस्टर्स एक के बाद एंड टू एंड कनेक्टेड होता है, तो है ना, इसको सीरीज में कहते थे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 + R2 आता था। पैरेलल, किसी 2 कॉमन पॉइंट के बीच एक कनेक्टेड हो, वही दोनों कॉमन पॉइंट के बीच दूसरा कनेक्टेड हो, तो पैरेलल कनेक्शन, और इसका इक्विवेलेंट आता था 1/RP = 1/R1 + 1/R2, क्लास 10th में पढ़े। अब हम लोग पढ़ने वाले एंड टू एंड कनेक्शन, अगर स्प्रिंग कनेक्टेड हो, स्प्रिंग कांस्टेंट K1, लेट इट बी K2, इसका नाम दे दीजिए, अगर हो ऐसा तो हम लोग इसको बोलेंगे सीरीज कनेक्शन। अच्छा, यहाँ से यानी कि पॉइंट हो गया सेम इस जगह से और इस मास तक फिर से सेम पॉइंट के बीच ये भी कनेक्टेड है, इसी दोनों पॉइंट के बीच ये कनेक्टेड है, तो इसको क्या बोल देंगे पैरेलल कनेक्शन। तो हमको निकालना होता है, जैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले थे 10th में, 11th में अब निकालना है कि एक स्प्रिंग कांस्टेंट है K, कलम का स्प्रिंग, यह है ट्रेन का स्प्रिंग, दोनों के जगह पे बताओ कि इक्विवेलेंट स्प्रिंग क्या। ठीक, तो देखते कैसे है। सबसे पहले पैरेलल कनेक्शन देखते हैं, करते क्या है, K1 K2 है, एक मास इसके साथ कनेक्टेड है, लेट हम एक फोर्स F लगा करके इसको खींचे, तो जैसे ही हम F फोर्स लगा करके खींचेंगे तो लेट x डिस्टेंस, तो ये जो है ये मास मूव किया, तो बताओ इसके साथ ये अटैच है, ये भी कितना स्ट्रेच होगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो ये भी स्ट्रेच होगा x, ये भी x, ये भी स्ट्रेच होगा कितना x, चाहे कलम का स्प्रिंग हो और चाहे ट्रेन का स्प्रिंग हो। जब फोर्स लगा दिया, मान लीजिए 1000 न्यूटन, खींचे थोड़ा सा, तो भैया दोनों उतने घसकेगा, तो इसमें एक रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा Fs, इसमें एक रीस्टोरिंग फोर्स लगा क्या चीज Fs, लेकिन ये पहला में लग रहा है Fs1, ये दूसरा है Fs2, और Fs1 स्प्रिंग फोर्स होता है क्या बच्चों -kx, -k, देखो इसमें k है K1, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ x, Fs2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा K2 × क्या हो जाएगा x। देख रहे हो डिस्प्लेसमेंट है सेम, डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ पर क्या है सेम, लेकिन जो रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है ना वो डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, क्योंकि K1 K2 अलग है तो ये फोर्स अलग हो गया। याद रखिएगा, चाहे हम रजिस्टर पढ़ें चाहे स्प्रिंग पढ़ रहे हैं, 12th में जाएंगे ना, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ये सब सीरीज पैरेलल पढ़ते हैं, पढ़ो कुछ भी, एक चीज़ सेम होता है, एक डिफरेंट होता है, जो डिफरेंट होता है ना वहीं से हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। ये बात याद रखना, गजब चारों जगह पे समझ में आएगा, जो डिफरेंट हो वहाँ से डेरिवेशन स्टार्ट करो। ठीक, हम F लगा करके खींचे तो इसमें इतना रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हुआ, इसमें इतना, दोनों को मिला करके एक इक्विवेलेंट हम बनाते हैं, एक अलग स्प्रिंग बनाते हैं, ये दोनों का इक्विवेलेंट। ठीक, उसका क्या स्प्रिंग कांस्टेंट होगा हमको नहीं पता,
पैरेलल में है, लेट इट बी Kp, ये मास के साथ कनेक्टेड है, सेम फोर्स हम लगाते हैं, सेम डिस्प्लेसमेंट हम करते हैं, तो हमको बताना है कि इसमें जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो क्या होगा। सोचो जरा, तो Fs इक्वल टू बच्चों फिर से कितना हो जाएगा, कितना होगा, एक बात बताता हूँ, पहला स्प्रिंग Fs1, दूसरा स्प्रिंग Fs2, ये क्या कर दिया, दोनों को हटा के लगा दिया टोटल एक स्प्रिंग, उस पर फोर्स लग रहा है टोटल F, उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है x, तो टोटल टोटल टोटल, ठीक है, 1 1 1, यानी पहला का बात करेंगे तो सब 1 1 1, दूसरा का बात करें 2 2 2 2, सबको हटा करके टोटल, तो टोटल 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 रिस्टोरिंग फोर्स होगा कितना, कितना रिस्टोरिंग फोर्स होगा, तो Fs इक्वल टू क्या होता है माइनस Kx, K क्या है पूरा मिला करके एक, x क्या है टोटल, तो ये हो गया इतना। देखो यहाँ हम कह सकते हैं कि इसको हटा करके जो ये बनाए Fs, तो टोटल जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, ये प्लस ये जोड़ कर करके, क्योंकि सब मिला करके इक्विवेलेंट हमने कर दिया है। एक लड़का 30 नंबर लाए 100 में, एक लड़का 50 नंबर लाए 100 में, ये दो हुआ, हम बोले कि इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, तो भैया 50 और 30 कितना हो गया 80, एक अलग लड़का है वो 100 में सीधे 80 नंबर लाता है, तो बोले भाई देखो जो 80 है ना वही दोनों का जोड़ करके इक्विवेलेंट है ये। तो हम क्या करें, जो डिफरेंट है वहाँ से बच्चों डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं, टोटल जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो हो जाएगा Fs1 प्लस कितना हो जाएगा Fs2, क्योंकि इसको हटा करके हम टोटल स्प्रिंग लगाए हैं कितना का, Fs क्या होता है माइनस Kx, तो ये हो जाएगा माइनस Kpx माइनस K1x माइनस K2x, माइनस 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 कॉमन, x x x सब कट गया, यहाँ से आ जाएगा Kp इक्वल टू क्या हो जाएगा K1 प्लस K2, यानी कि जब स्प्रिंग पैरेलल में कनेक्टेड होगा, K1 और K2 स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, एगो कलम का स्प्रिंग एगो ट्रेन का स्प्रिंग, तो पैरेलल में हम क्या कर देंगे K1 प्लस K2, ठीक है सीधा। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। सीरीज में क्या है भाई, हम लगाएं फोर्स F, खिंचाएगा कितना x, अब सोचो ये कलम का स्प्रिंग है, ये ट्रेन का स्प्रिंग है, अलग अलग है, अब दोनों को तुम है ना, मतलब हम लोग 10 न्यूटन फोर्स लगा करके खींच रहे हैं, तो भाई कलम वाला फोर्स तो हड़बड़ा जाएगा, बहुत खींचा जाएगा, लेकिन ट्रेन वाला स्प्रिंग हो सकता है घस गया कि नहीं, कि मिलीमीटर में घस गया पता नहीं, यानी सेम फोर्स जब लगाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा अलग अलग, तो ये लेट इट बी x2, ये कितना होगा x1, लेकिन सिंस यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच में कोई मास कनेक्टेड नहीं है, तो स्प्रिंग फोर्स क्या होने वाला है सेम, जो भी स्प्रिंग फोर्स होगा तो भैया यहाँ भी वही होगा, यहाँ भी वही होगा, क्योंकि मासलेस है, टेंशन टी स्प्रिंग फोर्स Fs Fs Fs, ठीक। क्या करें, तो बोले यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स हो गया है सेम, और डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो है डिफरेंट, जो डिफरेंट होता है डेरिवेशन वहाँ से स्टार्ट करते हैं x, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखो जरा टोटल डिस्प्लेसमेंट बच्चों क्या होगा, ये सब को हटा करके एक स्प्रिंग ले लेते हैं, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट रिलेटेड भी क्या Ks, मास में F फोर्स लगा करके खींचे कितना x, इस पर जो स्प्रिंग फोर्स जनरेट होगा वो क्या हो गया Fs। देखो ये जो Fs है सिंस सेम है, तो Fs1 अगर लिखना चाहेंगे बच्चों, है तो स्प्रिंग फोर्स सब सेम, चलो डायरेक्टली लिखते हैं, एक तरह से नहीं होता है, Fs इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो माइनस जो Ks है आई इंटू कितना डिस्प्लेसमेंट x, टोटल फोर्स टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट टोटल डिस्प्लेसमेंट, ऐसा Fs1 जो है इसको लिखना चाहोगे तो कितना होगा K1x1, कितना होगा माइनस, जगह नहीं पड़ रहा है क्या, माइनस K1x1, इसका स्प्रिंग फोर्स की बात करेंगे तो माइनस K2x2, K2x2 बोलो K1x1 बोलो, आने वाला है सब Fs 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 के बराबर, जो डिफरेंट होता है डेरिवेशन वहाँ से स्टार्ट, का मतलब कि टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा x1 प्लस x2, व्हाट इज x1, तो माइनस Fs बटे कितना है बच्चों K1, ठीक है, x2 क्या हो जा रहा है माइनस Fs बटे K2, x क्या हो जा रहा है माइनस कितना है देखो Fs बटे हो जा रहा है Ks, माइनस Fs माइनस सब जगह से उड़ जाएगा, ये आ जाएगा 1 बटे Ks इक्वल टू 1 बटे K1 प्लस 1 बटे K2। तो दो स्प्रिंग जब हो सीरीज में कनेक्टेड, इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा K1 K2 डिवाइडेड बाई आ जाएगा K1 प्लस K2, जिस तरह से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का आता है, ठीक है ऐसा। तो ये रहा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, एकदम सिंपल, जब भी ऐसा नज़र आए तो हम लोग आराम से इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। ऐसा ही बच्चों जो है रजिस्टर, ऐसा ही कैपेसिटर, इंडक्टर,
क्लास 12th में जब आप जाओगे ना, एक ट्रिक देखो बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ। एक होता है रजिस्टर, इस तरह से होता है, एक होता है कैपेसिटर, ये ऐसा होता है, एक होता है इंडक्टर, यानी कि ये कॉइल तरह से होता है, एक है मेरे पास स्प्रिंग कांस्टेंट, ये क्या है स्प्रिंग, ये है इंडक्टर कहलाता है, ये कैपेसिटर कहलाता है, ये रजिस्टर कहलाता है। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट अभी देखें कि ऐसा ही है, ये सब पढ़ेंगे हम कहाँ 12th में, ये 10th में भी हल्का सा पढ़े थे, ये कहाँ पढ़ रहे हैं हम 11th में। ये चार चीज होता है क्या, इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, देखो कैसे है ना। महेंद्र सिंह धोनी बच्चों आईपीएल में कहाँ से खेलते हैं, सीएसके से। क्या खेलते हैं, सीएसके धोनी। ठीक है, अच्छा विराट कोहली कहाँ से खेलते हैं आईपीएल में, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, आरसीबी। ठीक है, जानते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, ये है विराट कोहली। ठीक, अच्छा यहाँ देखिए कैसे इसे ट्रिक बनाए, सीएसके में सी के उठा लो, सीएसके, आरसीबी में जरा इसको बोलो तो जरा रॉयल, फुल फॉर्म बोला रॉयल, बोलो रॉयल, ये मेरे लिए हो गया पता है क्या, ट्रिक हो गया, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, आरएल, यानी कि आरएल, आर और एल दोनों का जो होगा ना, सीरीज का फॉर्मूला सेम होगा और पैरेलल का सेम होगा। बड़ा मस्त हो गया, सीरीज का सेम, पैरेलल का सेम। अच्छा, महेंद्र सिंह धोनी खेलते हैं सीएसके से, तो सी के जो कैपेसिटर का होगा वही किसका होगा, स्प्रिंग का होगा, जो कैपेसिटर का होगा वही किसका होगा, इसका होगा। तो दोनों का क्या है, सेम। अब देखो आप क्लास 10th में पढ़े क्या, रजिस्टर का पढ़े ना, रजिस्टर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, आर और एल सेम होता है। अभी नहीं समझ में आ रहा होगा बच्चों, कोई बात नहीं, 12th में जाके पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा तेज बन करके रहते हैं ना, ताकि ये दिमाग में रहे। पता चल गया कि रजिस्टर और जो भी स्प्रिंग कांस्टेंट पढ़ रहे, रजिस्टर 10th में पढ़े, स्प्रिंग अभी दोनों का फॉर्मूला सेम नहीं होने जा रहा, क्योंकि सीएसके कैपेसिटर के साथ उसका होता है, आर रजिस्टर का किसके साथ, इसके साथ है, तो कैपेसिटर। अब देखो कैसे दिमाग में रहेगा, सीरीज का रेजिस्टेंस 10th में पढ़ के आए ना, RS = R1 + R2, क्या स्प्रिंग का होगा, नहीं होगा, अलग होगा, तो पैरेलल वाला यहाँ लग जाएगा। ठीक है, रजिस्टर का पैरेलल में होता है 1/RP = 1/R1 + 1/R2, पैरेलल में रजिस्टर का, तो स्प्रिंग का क्या हो जाएगा, उल्टा, सीरीज वाला। तो ऐसे कर करके जो है ना पूरा आप दिमाग में रख सकते हो, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे कि क्या, 4 ही ग्रुप टोटल ऐसा होता है सीरीज और पैरेलल के अंदर। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए बच्चों, और डीपीपी भी सॉल्व करते रहिए। ठीक है, जो उसमें HCV का सवाल हो, चाहे कंपटीशन में जो सवाल आया हुआ है, जो फ्रीक्वेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये सारे क्वेश्चन मैं डीपीपी के अंदर भी डालता हूँ, ताकि लेक्चर्स और डीपीपी पैरेलली सॉल्व करके फिजिक्स में नेक्स्ट लेवल का जो है ना, नेक्स्ट लेवल का तेज बन जाइए। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।